हाँ भाई बच्चा लोग, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम जो होता है इसकी एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे कि जनरली हम तीन कारकों की बात करते हैं। एक बात करेंगे टेम्परेचर की, दूसरा पीएच की और तीसरा इनहिबिटर की। Temperature, pH and inhibitor. These are three factors which can affect the activity of an enzyme. कैसे? सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। हमें पता है कि जो एंजाइम है किससे मिलके बने होते हैं। आप बोलोगे साहब प्रोटीन। प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर में होते हैं। तो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, एमिनो एसिड्स और यू कैन से प्रोटीन। और प्रोटीन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही काम करता है। यदि टेम्परेचर राइज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी इनिशियली बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी 3D स्ट्रक्चर है, वो डिफॉर्म होने लगती है, डीनेचर होने लगती है और उस कारण एंजाइम की एक्टिविटी डाउन होने लगती है। तो कैसा ग्राफ मिलेगा हमें? कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। हमें एक ऐसा ग्राफ मिलेगा एंजाइम एक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में। इनिशियली इंक्रीज होगी, इनिशियली एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर चूंकि प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, इसलिए एंजाइम खत्म होने लगेंगे, नष्ट होने लगेंगे और वो एंजाइम से होने वाली रिएक्शन की रेट भी कम हो जाएगी। सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज पीएच। अब हमें ये पता है कि एंजाइम पीएच स्पेसिफिक होते हैं। अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच पर फंक्शन करते हैं। अच्छा, पीएच का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। इधर हम यहां मैं पीएच लिख देता हूं और इधर एंजाइम की एक्टिविटी हो गई। ग्राफ तो सेम है, लेकिन ध्यान रखना है यहां जो ये पीएच है वो कौन सी होगी। जैसे स्टमक के अंदर जो एंजाइम काम करते हैं, स्टमक में पीएच होती है एसिडिक, यानी कि स्टमक वाले हाईली एसिडिक पीएच पर अपनी एक्टिविटी को शो करेंगे, हाई एक्टिविटी शो करेंगे। लेकिन जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं वहां की पीएच चेंज हो जाती है। तो यदि पर्टिकुलर एंजाइम का नाम दे रखा हो, अगर पर्टिकुलर एंजाइम का नाम दे रखा हो तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि वो एंजाइम कहां काम कर रहा है, स्टमक का है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का है, और उसके अकॉर्डिंग हमें उस पीएच के ग्राफ को चेक करना पड़ेगा। तीसरा है इनहिबिटर, और इस इनहिबिटर में भी हमारे जो है वो दे रखा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है? एंजाइम के बारे में हमें पता है कि एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है, एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है, और ये जो एक्टिव साइट है इस पर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके जुड़ता है। तो एंजाइम इसके साथ सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और इससे फिर एंजाइम प्रोडक्ट में बदल देता है और एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। पर यदि कोई ऐसा केमिकल जो कि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी शो करता है इस सबस्ट्रेट के साथ भी, ये तो हो गया सबस्ट्रेट, पर ये इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर है। यदि ये इनहिबिटर इस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ गया तो क्या होगा? एंजाइम प्लस इनहिबिटर क्या होगा? EI बन जाएगा, और ये रिवर्सिबल बनाते हैं। तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो बनता है, इसी वजह से ये पर्टिकुलर एंजाइम काम नहीं करेगा, और ये जब काम नहीं करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डाउन हो जाएगी। तो हमारे एक एग्जांपल दे रखा है सक्सीनेट, इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है
मेलोनेट सक्सिनिक जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उसका जो सबस्ट्रेट है वो है सक्सिनेट और इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है मेलोनेट। इन दोनों की स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होने के सेम होने के कारण क्या होता है, ये इस एक्टिव साइट के लिए फाइट करते हैं और इस कारण रेट ऑफ रिएक्शन डाउन हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना इस कंडीशन में Vmax में कोई परिवर्तन नहीं आता है, Vmax सेम रहता है लेकिन एक बार रेट ऑफ रिएक्शन डाउन हो जाती है। इस इनहिबिशन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस इनहिबिशन को रोकने के लिए यदि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हाई कर दें, यदि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हाई कर दें तो क्या होगा, इनहिबिटर की संख्या कम हो जाएगी, कंपटीशन कम हो जाएगा और इस इनहिबिशन को रोका जा सकता है। ठीक है।